फ्रेंड्स, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेट्स पर कुछ आपको हम सरप्राइजिंग क्वेश्चन देंगे जिससे कि आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज देखते हैं सेट्स के लास्ट एक्सरसाइज पर कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन पर, जहां आप देखेंगे कि किस तरीके से कुछ हमें एक्स्ट्रा थिंक करना होता है। क्या करें हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब एक n नेचुरल नंबर है एंड 1 to 50 है। सेट A जो है वो x का एलिमेंट है, मतलब x का सबसेट है, एंड n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, जो n है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, एंड B जो है वो अगेन इसी का एक सबसेट है, n इज़ ए मल्टीपल ऑफ 7। Then find the number of elements in a smallest subset of X containing A and B। हमें एक स्मॉलेस्ट सबसेट निकालना है, सबसे छोटा सबसेट निकालना है X का, जिसमें A और B के एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हों। तो अगर हम लैंग्वेज वाइज देखें तो ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन नज़र आ रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा आसान प्रॉब्लम है। हमने सिंपल प्रॉब्लम से ही स्टार्टिंग करने की सोची है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सपोज फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम x लिखेंगे अपना। जो x है वो 1 2 3 टिल 50 तक लिख जाएगा। इसके बाद हम a लिखने की कोशिश करेंगे। a क्या कहता है, x का सबसेट है एंड n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये इवन नंबर्स का सेट है 2 4 6 टिल 50। इसके बाद बेटा b लिखते हैं हम। b क्या है, x का सबसेट है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो ये 7 14 21 टिल 49 तक ये हमने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर n ऑफ x जो है वो आपका 50 है, एंड n ऑफ a जो है वो आपका यहाँ पर 25 बनेगा, एंड n ऑफ b जो है वो आपका 7 बनेगा। कैसे हमने 7 निकाला, 50 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 जा 49। यहाँ तक तो हम अपनी प्रॉब्लम ले आए हैं। अब ये जानना चाहता है एक ऐसा सेट जो A और B दोनों को कंटेंस करता हो और स्मॉलेस्ट हो, मतलब ये हमसे A यूनियन B जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए भाई। A इंटरसेक्शन B का मतलब है वो नंबर्स जो 2 एंड 7 दोनों के मल्टीपल हैं, दैट इज़ एलसीएम ऑफ 2 एंड 7। ये आपके 14 होंगे, 28 होंगे एंड 42 होंगे। तो यहाँ हमने n ऑफ A इंटरसेक्शन B को भी कैलकुलेट कर लिया है, ये 3 के बराबर है। सारा कुछ हमारा कैलकुलेटेड है। अब हमें n ऑफ A यूनियन B चाहिए बेसिकली, तो n ऑफ A यूनियन B आपको बड़े अच्छे से आता है। n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 7 माइनस 3 एंड इट इज़ कमिंग 29। तो आप लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x दैट मस्ट बी 29। जो हमारे सबसे कम एलिमेंट्स वाला सबसेट होगा x का, जिसमें a और b दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर 29 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देख रहे हैं प्रॉब्लम टफ नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसने घुमा दी है जिससे कि हम कंफ्यूज्ड हो रहे थे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, थिंक करते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम में ये हमसे क्या पूछ रहा है और किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये सभी प्रॉब्लम जो हमने आपको आज देने हैं ये आपके जेई मेंस के पेपर में आए हुए हैं। 2018, 19 या इससे पहले या 20 का जो जनवरी का पेपर हुआ है, उन्हीं सभी से हमने इनको लिया है। आपको पता लगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स आते हैं। कम ऑन द सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड में थोड़ा सा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। आई थिंक बच्चे को आना चाहिए। अगर आपको पढ़ा होगा आपने मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस और इक्वल टू ए है, देन डेफिनेटली माइनस ए इज़ लेस और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस और इक्वल टू ए। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट होती है। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारी इनइक्वलिटीज़ में होती है। इफ़ mod of x is greater or equal to a, then either x is less or equal to minus a or x is greater or equal to a। दो ही कंडीशंस है हमारी लीनियर इनइक्वलिटी में मॉड से रिलेटेड। हमने दोनों ही कंडीशंस आपके सामने लिख दी हैं। बेसिकली जब तक हम इन दोनों को डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे हमें प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले सेट ए के बारे में सोचते हैं। सेट ए में इसने हमें क्या बोला है, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 2। तो बच्चा एक ही लाइन में लिख देगा -2 इज़ लेस देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन 2। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन में मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो यहाँ से बच्चा लिखेगा x माइनस 2 लेस और इक्वल टू -3 और x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो यहाँ से बेटा आपको मिलेगा x इज़ लेस और इक्वल टू -1 और x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5। ये हमारा सेट B से रिलेटेड है और ये हमारा सेट A से रिलेटेड है। अगर इन दोनों सेट्स को हम नंबर लाइन पर सही से डिफ़ाइन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारा पक्का सॉल्व हो जाएगा। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आएगा ऐसा जो हम नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं। विदाउट नंबर लाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे थिंकर हैं तो ज़रूरत नहीं है नंबर लाइन बनाने की, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है तो आप नंबर लाइन बना ही लीजिए। ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स आपके -2 to 2 हैं। एक पे -2 एंड 2, एक भी पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। बेटर होगा कि यहाँ भी सर्कल लगा दीजिए, यहाँ भी सर्कल लगा दीजिए। दूसरा -1 to 5 है, ये इन्वॉल्व है। ये आपका पॉइंट -1 है और ये पॉइंट 5 है। अब पहले वाले के केस में देखिए कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। -2 to 2, तो जो सेट ए है बेसिकली वो आपका यहीं पर है। इतना सा पोर्शन है, ये सेट ए का है। ना -2 इन्वॉल्व है ना 2 इन्वॉल्व है। सेकेंड केस में आइदर लेस देन -1, या तो ये -1 से छोटा है इधर आ रहा है, अदरवाइज x इज़ ग्रेटर देन 5, या फिर ये x ग्रेटर देन 5 है इधर जा रहा है। तो हमने दोनों ही सेट अपने रिप्रेजेंट कर दिए नंबर लाइन पर। रियल नंबर्स के रिगार्डिंग में है, इंटरवल्स हम लगा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहला टारगेट है अपना a माइनस बी कैलकुलेट करने का। बेटा थिंक कीजिए a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी का मतलब है एलिमेंट्स विच आर इन A बट नॉट इन B। A में तो होने चाहिए बट B में नहीं होने चाहिए। इतने एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये दोनों में हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो दोनों में हैं। तो जो A में है B में नहीं है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आता है। ए में तो है, ये बेसिकली हमने ए के लिए लिखा है, ये बी के लिए लिखा है, ये बी के लिए लिखा है। तो ये पोर्शन ऐसा है जो ए में है बट बी में नहीं है। तो a माइनस बी सीधा आप डाल दीजिए ओपन इंटरवल -1, 2। अब आप कहेंगे ये ओपन इंटरवल हमने क्यों डाला है, क्योंकि ये -1 तक तो हमारा ये b अवेलेबल है। -b के बाद जो भी है वो ओनली a में है। तो -1 to 2 ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। अब ये हमसे जानना चाहता है b माइनस a। b माइनस a का मतलब है जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो अब ज़रा इसके बारे में सोचिए। एक तो ये चीज़ है आपको दिख रही होगी,
ये चीज़ हमारी बी में है बट ए में नहीं है, और इधर तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ क्या है ये बी में ही है, ए में नहीं है। तो ये यूनियन है दो इंटरवल्स का। पहला इंटरवल आप चलाएंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और कहाँ तक ले जाएंगे, -2 तक ले जाएंगे। और -2 क्या करेंगे आप, इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि ए में जो है वो हमारा ओपन इंटरवल लगा हुआ है, तो -2 इन्वॉल्व कर देंगे। यूनियन ऑफ, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कंप्लीट है 5 to इन्फिनिटी। तो ये हमने b माइनस ए कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हमारा टारगेट है a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट करना। a इंटरसेक्शन b का मतलब है दोनों में जो कॉमन आ रहा हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, -2 से स्टार्टिंग हो रही है और एंडिंग कहाँ हो रही है, -1 पर। आप बताएंगे इसमें इन्वॉल्व क्या है, -1 इन्वॉल्व है बट -2 इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आप लिख देंगे -2 से लेकर के -1, -1 पर क्लोज्ड इंटरवल बट -2 पर ओपन इंटरवल। नाउ कम ऑन ए यूनियन बी, सबको कंबाइंड करना है। तो पहले आप देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, या इस ए में या बी दोनों में आ रहे हों वो एलिमेंट देने हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक तो ये जाता है और -1 से लेकर के 2 तक ये पहुंच जाता है। तो पहला जो हमारा सब इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2, बट 2 इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली 2 हमारा ए में है नहीं। एंड यूनियन ऑफ, सेकेंड साइड में जो लिखा हुआ है वो बी में है, 5 to इन्फिनिटी बट 5 इन्वॉल्व है। इस तरीके से आप ये चारों ही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको पहले अपने सेट्स को डिफ़ाइन करना है। सेट्स को हमने क्या किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद हमारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ए माइनस बी का क्या मीनिंग है, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। जो इन्वॉल्व नहीं है उस पर हमने ऑलरेडी पहले से ही क्या किया है, सर्कल्स लगा लिए हैं कि ये पॉइंट हमें इन्वॉल्व नहीं करने हैं। ये जो साइन है हमारे ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल के, ये करेक्ट होने चाहिए। आपको ऑप्शन में यहाँ पर भी फंसाता है, एक में आपको ओपन दे देगा, एक में क्लोज दे देगा, तो आपके सामने कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा राइट है। तो इस तरीके से सेकंड प्रॉब्लम का आंसर आप ला सकते थे। इज़ इट क्लियर? ओके बेटा, नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कहाँ से हम कैसे आंसर लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम सिंसियरली थिंक करेंगे तो आंसर पक्का मिलेगा। बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम में इनका एक ही टारगेट होता है कि प्रॉब्लम को इस तरीके से लिखो कि बच्चे को एक डर पैदा हो जाए क्वेश्चन देखते ही, उसको वो अटेम्प्ट ना करे, वही अटेम्प्ट करे जिसमें वाकई में बेसिक्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्चुअल बच्चा स्ट्रांग है। तो देखिए पहले नंबर पर हम इतना पोर्शन लेके चलेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट दे देते हैं, बाद में लिख लेंगे। इतने पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, केवल इतना पोर्शन ले रहा हूँ मैं। ये हमारा है ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन अप्लाई कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी एंड यूनियन ऑफ सी। आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये ठीक है। तो हमने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, इंटरसेक्शन में हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी यूनियन ऑफ सी दे दिया, करेक्ट। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बेटा आप देख रहे हैं ये ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, वो बी यूनियन सी सॉरी एंड बी यूनियन सी दोनों में एक जैसा है। तो क्यों ना इसको हम लिख दें ए यूनियन कैपिटल एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ कैपिटल एक्स। टाइम बीइंग हमने इसको कैपिटल एक्स मान लिया। अब आप देखेंगे ये कैपिटल एक्स तो दोनों में आ रहा है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दीजिए इसका। कॉम्यूटेटिव रूल तो फॉलो करता ही है यूनियन, तो एक्स यूनियन ए लिखा, इंटरसेक्शन एक्स यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कोई रूल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर? आप देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है,
डिस्ट्रीब्यूटिव रूल आपको नज़र आ रहा होगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। तो ये आप लिखेंगे x यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है x यूनियन ये कितना होता है बेटा, अरे a और a कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, फाई आ जाएगा। फाई का यूनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैपिटल X, और भैया कैपिटल X की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये आ गया B यूनियन C। तो इतना लंबा चौड़ा ये जो पोर्शन था इसको तो आपने निपटा लिया। अब कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको भी देखते हैं। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन में क्या होगा, जो सपोज़ हमने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को अपना सपोज़ LHS दे दिया, या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो भी आपका दिल करे वो लिख दीजिए। कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका जो है अब ये B यूनियन C इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या करें, C कॉम्प्लीमेंट को पहले लिख दें तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा सा कन्वीनियंस रहेगा। अब ये लिख लिया आप, C इंटरसेक्शन B लिखा हमने, यूनियन ऑफ यहाँ लिखा C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ C। तो ये रहेगा C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B यूनियन ऑफ दैट इज़ योर फाई। तो ये टोटल C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B। आप इसको चाहे तो B इंटरसेक्शन C, ये आपके सामने ऑप्शन हो सकता है। ये नहीं तो आपके सामने B माइनस C भी लिख सकता है। ऑप्शन में आपके लिए B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है एंड B माइनस C भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपने अपने थर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीन के तीनों ही बड़े आसान प्रॉब्लम थे, थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर ऐसा था जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो ये तीन प्रॉब्लम आपने देख ली। अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम और देते हैं प्रॉब्लम आपको। यस बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। S इज इक्वल टू 1 2 3 till 100, फाइंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स A। हमें नॉन एम्प्टी सबसेट्स A कैलकुलेट करने हैं। किसके सबसेट्स हैं ये, S के हैं। इसके अंदर एक कंडीशन डाल रखी है इन्होंने, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इवन। मतलब जितने भी सबसेट्स निकालने हैं उन सभी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा बहुत तो ये एक्स्ट्रा हमसे पूछने की कोशिश करेंगे ही करेंगे भाई। हमें पता है कि जब भी दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है हमेशा इवन नंबर आता है। एक इवन और एक ऑड का मल्टीप्लाई होता है तब भी इवन आता है, लेकिन जब दोनों ही ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो ऑड आता है। करेक्ट। तो पहले हम क्या करें इस प्रॉब्लम में, टोटल सबसेट्स निकालने के लिए, अपने रिक्वायर्ड सबसेट निकालने के लिए पहले तो टोटल सबसेट्स निकाल लें, फिर वो सबसेट्स निकालने जिनमें इवन नंबर ही आते हों, वो ऑड नंबर ही आते हो, सॉरी नॉट इवन ऑड नंबर से बनता हो। टोटल में से ऑड के नंबर्स वाले सबसेट्स हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सबसेट्स निकालते हैं। वो भी सबसेट कौन से, नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लिखेंगे टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स। कितने बनेंगे बेटा, 2 to the power n 2 to the power 100 -1। -1 क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमें कौन से निकालने हैं, नॉन एम्प्टी निकालने हैं। अब वो निकालने हैं जिनमें ओनली ऑड नंबर्स ही हो। तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, कोई एक सेट अपनी तरफ से लेट कर लिया P, और P सेट में लिख दिया 1 3 5 7 till 99। अब देखते हैं इसके कितने निकलेंगे। अब लिखेंगे हम टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ P, दिस इज इक्वल टू
2 टू दी पावर 50 माइनस 1। आप समझ गए होंगे 2 की पावर 50 माइनस 1 क्यों आएंगे। 1 to 100 50 इवन नंबर होते हैं, 50 ही ऑड नंबर्स रहते हैं, तो हमने ये ऑड नंबर 50 ले लिए, इनसे सबसेट्स ये बन गए। ये टोटल सबसेट्स हैं और ये वो सबसेट्स हैं जिसमें एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑड आ रहा होगा। ऑड से ऑड का मल्टीप्लाई करोगे ऑड ही मिलेगा। देयरफॉर अब आप रिक्वायर्ड निकाल दीजिए अपने जो नीडेड हैं। रिक्वायर्ड सबसेट्स, इनकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू दी पावर 100 माइनस 1, 2 टू द पावर 50 माइनस 1, ये तो फिनिश हो जाएंगे। 2 पी का पावर 50 कॉमन ले लीजिए, 2 टू द पावर 50 माइनस 1, यही आपके टोटल सबसेट्स हैं। तो थोड़ा सा हमने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की तो आंसर तक हम पक्का पहुंच गए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं आई है। ठीक है बेटा, कंफर्म हो जाना चाहिए आपको। हम काफ़ी स्लो आपको समझा रहे हैं, कोई जल्दी भी नहीं बता रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि जो फार्मूले आपने लर्न किए हैं वो भी आपको आने चाहिए। जब आप थोड़ा मैच्योर्ड हो जाएंगे तो थोड़ी स्पीड फास्ट करेंगे और अच्छा लेवल बना देंगे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6, देन फाइंड द नंबर ऑफ सेट सी। मतलब हमें क्या करने हैं, बहुत सारे सी सेट्स निकालने हैं सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट्स ऑफ सी एंड सी इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। जो सी सबसेट्स आ रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी से छोटे नहीं होंगे और ए यूनियन बी से बड़े नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन बेटा 2,4 आ रहा है, एंड ए यूनियन बी ये हमारा बन रहा है 1 2 3 4 एंड 6। इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। हमें सबसेट्स वो निकालने हैं जो इससे छोटे नहीं हैं और इससे बड़े नहीं हैं, इनके बीच में हैं। अगर एक बच्चे को FPC आता है तो वो ओरल प्रॉब्लम कर देगा। कैसे ओरल कर लेगा भाई, टाइम बहुत बचा लेगा। 2 और 4 तो आने ही आने हैं, इससे छोटा तो है नहीं। तो बाकी अब क्या रह गया, एक आपके पास 1 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है, एक 6 बचा हुआ है। इनको आप इन्वॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मतलब आपने 1 को इन्वॉल्व किया या नहीं किया, 3 को इन्वॉल्व किया सी में या नहीं किया, 6 को इन्वॉल्व किया या नहीं किया। तो हर एलिमेंट के इन्वॉल्व करने या ना करने के 2 तरीके हैं। और एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 3 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 6 है। तो टोटल वे कितने हो जाएंगे इनको इन और आउट करने के, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 8। तो यहाँ पर 8 सबसेट्स ही बनेंगे। अगर FPC आता है तो ओरल निकाल दिया। मान लिया हमें FPC अभी नहीं आता है तो फिर हम इसको बड़े आराम से सॉल्व करेंगे भाई। देखो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के क्वेश्चन तो मिलेंगे एंट्रेंस में, ऐसा तो बहुत कम होता है कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए उसी की कॉन्सेप्ट लगे। एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर को मिक्सअप तो करेगा ये। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो सी सेट्स हैं वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो 2 4, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट इजी है, एक एवरेज बच्चा भी सोच सकता है। अब क्या करें, 2 4 तो लेना ही है, इसमें हमने क्या किया 1 को इन्वॉल्व कर दिया। 2 4 तो भाई लेना ही, इसमें हमने 3 को इन्वॉल्व कर लिया। 2 4 को लेना है, इसको हमने क्या किया भाई 6 को इन्वॉल्व कर लिया, एक एक एलिमेंट को इन्वॉल्व किया। अब 2-2 एलिमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। 2 4 तो लेना ही है, अब हमने 1 एंड 3 ले लिया भाई। 2 4 तो लेना ही है, 1 एंड 6 ले लिया। 2 4 तो चाहिए ही चाहिए, 3 एंड 6 ले लिया। 2-2 का भी काम ख़त्म हो गया। अब तीनों ही इन्वॉल्व कर लीजिए। 2 और 4 तो लेना ही है, 2 है एंड 4 है, साथ में इन्वॉल्व क्या कर दीजिए आप 1 भी ले लीजिए, 3 भी ले लीजिए, 6 भी अब तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने आपको ओरल भी बताया था कि यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 8 बन जाएंगे। तो यहाँ रिक्वायर्ड number of subsets of required number of sets of C, sets of C, this is equal to 8।
यहाँ टोटल हम 8 सेट्स बना सकते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। वैसे थोड़ा थोड़ा आप नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में भी इंटरफियर अपना स्टार्ट रखो। अगर इंटरफियर रहेगा तो एंट्रेंस बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। आप देखेंगे मैथ्स में जो ये 25 क्वेश्चन, पहले 30 पूछते थे, आजकल 25 पूछते हैं। 25 में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी देखिए आप क्या किया इन्होंने, x is equal to 1 2 3 4 5, then find the number of different ordered pair y and z such that can be formed such that y is the subset of x and z is the subset of x and y intersection z is equal to 5। हमें इस x की हेल्प से दो सबसेट्स के पेयर बनाने हैं, एक नहीं दो सेट्स के, और ये पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे आप कितने पेयर बना सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x, यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। a की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x। देयर आर फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। नंबर 1, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, a बिलोंग्स टू y एंड a बिलोंग्स टू z। These implies that a belongs to y, a belongs to z. These implies that y intersection z is not equal to 5। मतलब जो हम दो सबसेट बना रहे हैं बाई जेड में, उसमें वन दोनों में ही इन्वॉल्व है। अगर वन दोनों में इन्वॉल्व है तो इनका इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली 5 आएगा भाई। नेक्स्ट हमने क्या किया, a बिलोंग्स टू y एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू z। इसका मतलब सीधा सीधा है y इंटरसेक्शन z इज़ 5। अरे भाई एक a y में ही है, z में नहीं है। थर्ड हम क्या करेंगे, a डजेंट बिलोंग्स टू y एंड a बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से भी क्लियर है कि y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 5। फोर्थ कंडीशन हमारी यहाँ बन रही है, नीदर a बिलोंग्स टू y नॉर a बिलोंग्स टू z। यहाँ से भी हमारा y इंटरसेक्शन z 5 है। तो यहाँ x के हर एलिमेंट के लिए y और z में ले जाने के लिए आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन 4 पॉसिबिलिटी में ये पॉसिबिलिटी आप काट दीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या कहती है, बाई इंटरसेक्शन z मस्ट बी 5। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी रह गई है, 3 पॉसिबिलिटी रह गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू x वी आर हैविंग 3 पॉसिबिलिटीज़। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट। देयरफॉर टोटल ऑर्डर्ड पेयर बाई कॉमा जेड आर कितने बनेंगे भाई, एलिमेंट 5 है और हर एक के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 3 की पावर 5। यहाँ भी हमने क्या किया है, थोड़ा FPC अप्लाई किया है। FPC का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आगे आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली अगर एक इवेंट m डिफरेंट मेथड से अकर हो रही है, उसको फॉलो करते हुए सेकेंड इवेंट n डिफरेंट मेथड से अकर होती है, तो इन सक्सेशन बोथ कैन अकर बाई m इंटू n बेस। तो यहाँ बेसिकली हमें 5 इवेंट अकर करानी थी, 5 एलिमेंट्स का सिलेक्शन था। एक एलिमेंट 3 कैटेगरी से ले सकते थे हम। तो यहाँ पर जो हमारी 5 इवेंट थी वो कितने बेस से अकर होंगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक
एक के बाद एक अकर हो रही है, पहले हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो 3 टू दी पावर 5 बनेंगे। तो आई थिंक बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आप चलिए आगे देखते हैं। यस बेटा, आगे देखिए 7th 8th 9th क्वेश्चन हमने आपके लिए रखे हैं। कैपिटल ए एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 25, कैपिटल बी एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 144, हाउ मैनी पॉइंट्स लाई इन ए इंटरसेक्शन बी। अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच प्रॉब्लम है। Until and unless you are not having the knowledge of circle and ellipse, you can't get the answer of this question. You must be very clear about a circle and ellipse, then you can get answer of this problem. तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि ये सर्कल है, इस सर्कल के बारे में क्या है। तो आगे या तो आप पढ़ चुके हैं या आगे 11th क्लास में आप स्टडी करेंगे। सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो थोड़ा सा हम आपको ब्रीफिंग कर रहे हैं। उस केस में ये सर्कल होता है जिसका सेंटर आता है 0 0 पर और जो रेडियस होती है वो ए के बराबर होती है। दूसरी इक्वेशन इसने हमें इलिप्स की दी हुई है। इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इट इज़ 1। ए नेवर इज इक्वल टू बी, तो थोड़ा फ्लैटेड सर्कल होता है इस कैटेगरी से। जो केपलर रूल में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि प्लैनेट्स आर मूविंग इन इलिप्टिकल पाथ, तो ये इलिप्स होती है। इसमें ये पॉइंट होता है a,0 और ये पॉइंट कहलाता है 0,b। बेसिकली इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। तो ये दो कर्व आपको पहले आने चाहिए। पहले तो एक सर्कल पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस कैटेगरी का फिगर सर्कल कहलाता है। एंड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स कहलाती है। कॉनिक सेक्शन में है इलिप्स, इसमें मेजर एंड माइनर एक्सिस होती है। आपका काम इससे है कि ये पॉइंट कितना होता है और ये पॉइंट। वैसे तो आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर बाई को 0 डाल दें तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज़ 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है। और अगर एक्स को 0 डाल देते हैं तो बाई प्लस माइनस भी हो जाता है। तो ये दो फिगर आपको पता होने चाहिए। ये दोनों फिगर पता है तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। फिर तो ये प्रॉब्लम आप ये मान के चलिए 30 सेकेंड्स में ही बच्चा कर सकता है, इससे ऊपर का टाइम भी नहीं लगेगा उसे। देखिए जी, पहले वाले के बारे में सोचिए। एक सर्कल बनाइए जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर लेनी है आपको। आपने एक सर्कल बना दिया भाई, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया। ये रहा, ये पॉइंट क्या होगा -5,0, ये पॉइंट क्या होगा 5,0, ये पॉइंट होगा 0,5 और ये पॉइंट होगा 0,-5। अब इसके बाद सेकंड फिगर को आप देखते हैं। सेकंड फिगर हमारा क्या दिया है इन्होंने। सेकंड फिगर को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो 144 से डिवाइड कर दो तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 दैट इज़ 1। 144 का मतलब ये 12 स्क्वायर है और ये 4 स्क्वायर है। मतलब मेजर एक्सिस पर ये 12 से जाता है, माइनर पर ये 4 से जाता है। तो एक आपको इलिप्स बना देनी है। इलिप्स आपकी इस तरीके से बन के आएगी भाई, इस तरीके से आपकी इलिप्स बन जाएगी। ये इलिप्स है। ये पॉइंट बेसिकली यहाँ कितना है 12 × 0 है। ये पॉइंट कितना है 0,4 है। ठीक है, ये वैसे ही नेगेटिव में दे देंगे, -12 0 दे देंगे और ये पॉइंट दे देंगे 0,-4। अब आप ध्यान से ये देखिए यहाँ पर कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दोनों के इंटरसेक्शन पर लाई करते हैं। मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पर कितने पॉइंट लाई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है। नहीं सॉरी, ये तो एक्सिस का पॉइंट है ना, ये एक्सिस पर पॉइंट है, ये कॉमन नहीं है हमारा पॉइंट, हम गलती कर रहे थे। 2 हो गए थे, तीसरा ये पॉइंट है, चौथा ये पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो दोनों के इंटरसेक्शन में लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स दिस इज इक्वल टू 4।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। तो हार्डली ये 30 सेकंड का काम ही तो है, बशर्ते आपको सर्कल एंड एलिप्स आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। हाँ, चांस की बात है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये टोटल सेट पर बेस्ड है, ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं घुमाने की कोशिश की है। तो कभी कभी ये बहुत इजी प्रॉब्लम भी फ्रेम आउट कर देते हैं। आप देखेंगे जो 25 में एटलीस्ट 3-4 प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो पलक झपकते ही बच्चे करने की हिम्मत रखते हैं, उनमें कुछ नहीं करना होता है, थोड़ा पढ़ा और काम ख़त्म। ऐसा ही कुछ 8th में किया है इन्होंने। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको एन ऑफ ए माइनस बी लिख दो ना, तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ऐसे ही एन ऑफ, मतलब हमने इसे और इसे कन्वर्ट करके माइनस लगा लिया, तो अपने लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड बी माइनस ए 6 लिख लिया, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 लिख लिया। अब वेन डायग्राम पे आ जाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, तो उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा हमारा। हमने वेन डायग्राम बनाया, ये ए है, ये बी है, ये ए रखा, ये बी। एन ऑफ ए माइनस बी में 5 एलिमेंट हैं, दे दिए। ये 4 हैं, ये भी दे दिए। बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, ये दे दिए। क्या हम आपसे पूछ सकते हैं इसके अंदर यूनियन कितना हो जाएगा? तो आप एन ऑफ ए यूनियन अगर बी की बात करते हैं तो ये 5 + 4 + 6 दिस इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी इट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल। तो यहाँ से आप लिख दीजिए मिनिमम नंबर इन यूनिवर्सल सेट दे मस्ट बी 15। कम से कम इसके यूनिवर्सल में 15 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हार्डली 1 मिनट प्रॉब्लम है एग्ज़ाम में, इसे आप कर सकते हैं। अब 9th देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी सी लैंग्वेज लिखी दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो टीचर अगर बढ़िया स्कूल का टीचर है, सही बच्चे को चेक करना चाहता है, चीप पॉपुलैरिटी में बिलीव नहीं करता है, तो ही मस्ट बी आस्क लाइक दिस क्वेश्चन इन होम एग्जामिनेशन ऑल्सो। जब तक हम बच्चे को होम एग्ज़ाम में नहीं कंपेल करेंगे, वो अच्छा नहीं सीखेगा। In a class of 140 students numbered 1 to 140, all even numbered students opted maths, whose number is divisible by 3 opted physics, whose number is divisible by 5 opted chemistry. Find the number of students who did not opt any of the given subjects. मतलब 140 का क्लास है, इसमें जिन बच्चों का रोल नंबर 2 से कट जाता है उन्होंने मैथ्स ले लिया, 3 से कट जाता है फिजिक्स ले लिया, जिनका 5 से कटता है उनके पास केमिस्ट्री है पक्का। अब हमें वो पता करना है कि बच्चों ने ना फिजिक्स लिया, ना मैथ लिया, ना केमिस्ट्री लिया, बाकी कोई सब्जेक्ट लिया है। तो हम पहले डाटा जुटाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास है क्या क्या। यूनिवर्सल सेट है, इसमें तो 140 स्टूडेंट हैं, नो डाउट एट ऑल, पूरा सर्वे है। एन ऑफ मैथ में कौन से बच्चे हैं, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट, मतलब 2 से डिवाइड होने वाले, तो 70 हो जाएंगे। फिजिक्स में कितने बच्चे हैं, 3 से डिवाइड होने वाले, ओरल करो, 3 4 ज़ा 12, 2 0 3 6 ज़ा 80, तो 3 4 ज़ा एंड 6 ज़ा 46 बच्चे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की बात आती है। केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं जिनका रोल नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो 5 2 ज़ा एंड 5 8 ज़ा। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स में हैं, मतलब जिनका रोल नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दैट इज़ 6 से कटना चाहिए। 6 से कटने वाले कितने बच्चे होंगे, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 के बाद 2 0 6 3 ज़ा। इसके बाद हम निकालते हैं मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ एंड केमिस्ट्री का मतलब 2 and 5 दैट इज़ 10 एलसीएम हुआ। 10 से कितने नंबर रोल नंबर कटेंगे हमारे, 14 रोल नंबर्स कटेंगे, टोटल 140 है ना। इसके बाद एन ऑफ, अब बचा है पी इंटरसेक्शन सी, मतलब 3 and 5 15 9 जा होता है, 135 9 आ गए। इसके बाद कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने सभी पसंद किया होगा, मैथ भी लिया होगा, केमिस्ट्री भी लिया होगा भाई,
तो वो कौन से होंगे जिनका रोल नंबर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 2, 3, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3, 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 से काटेंगे तो ये 4 टाइम ही तो जाएगा, 30 4 जा 120, तो 4 बच्चे हैं। तो सब कुछ तो हमने निकाल लिया। हमें वो निकालना है जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो यूनियन है तीनों का वो हम यूनिवर्सल से कम कर दें तो वो बच्चे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से फार्मूला पता है, एग्ज़ाम में तो इसको लिखने की नीड नहीं है, सीधा आंसर निकालेंगे आप। कोई वहाँ दिखाना नहीं कि हम कैसे निकाल रहे हैं। एम इंटरसेक्शन पी एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। चलिए देखिए कैलकुलेशन करते हैं इसकी। 70 तो हमने लिख लिया, फिर 46 लिख लिया, फिर 28 लिख लिया, और एक हमारा 4 भी है प्लस में, तो हम 4 भी लिख ही लेते हैं। 4 भी लिख लिया तो 6, 8, 14 और 4 कितना हो गया, 14 एंड 4 18। इसके बाद ये रहा अपना 8 एंड 4 12 एंड 2 12 एंड 2 हो गया 14 148। एक बार और चेक कर लो भाई, गलती ना हो जाए। 14 4 18 8 4 12 2 14 करेक्ट है। अब देखते हैं माइनस वाले क्या क्या हैं हमारे। एक तो 23 है और एक 14 है और एक 9 है, करेक्ट। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 14 23 तो 46 होते हैं भाई, 46 हो गए। तो जो हमारे रिक्वायर्ड नंबर है बेसिकली वो 148 माइनस कितना लिखेंगे हम, 46। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 148 माइनस 46, तो ये आ जाएगा 102। 102 तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्ट किया है, किसमें से, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से। बट हमें वो निकाल के देना है जिन्होंने कुछ भी नहीं ऑप्ट किया है। तो अब आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड स्टूडेंट जो आपको नीडेड हैं। ये हो जाएगा एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी। ये 140 माइनस 102 दिस इज इक्वल टू 38। 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी ऑप्ट नहीं किया। अब आप देख रहे क्या है, एक सिंपल सा तो प्रॉब्लम है। बस इन्होंने हमें जब एनसीईआरटी में या 11th क्लास में टीचर देता है तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता है डाटा, यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है और तो कुछ किया नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन। यस बेटा, एक प्रॉब्लम और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन ये, द न्यूज़पेपर ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। एक सिटी में केवल 2 टाइप के न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होते हैं, ए एंड बी। It is known that 25% population read newspaper A, only 25% person ही A पढ़ते हैं, 20% B। 8% read both newspaper A and B। इसके बाद कुछ और देखा है इन्होंने, फर्दर इट इज़ फाउंड दैट 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, जो ओनली ए पढ़ते हैं, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट। And 40% of those who read B but not A, only B वाले हैं, उसमें से वो 40% जो only B वाले हैं वो look into advertisement। And 50% of those who read A and B both look into advertisement। जो intersection वाले हैं उसमें से 50% advertisement को देखते हैं। Find the percentage of population who लुक इनटू एडवर्टीज़मेंट। हमें वो परसेंटेज निकाल के देनी है जो एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं। तो थोड़ा डाटा है उसको हाईलाइट कर दो। 20% ए पढ़ते हैं, 20% बी है, 8% दोनों हैं, 30% ए बट नॉट बी है, 40% बी बट नॉट ए है, 50% ए एंड बी है बट एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। अब प्रॉब्लम करने में थोड़ा हमें इजी रहेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट जो हमारा सर्वे है वो हमने मान लिया 100 पॉपुलेशन पर है, तो इजी रहेगा हमें ये सब लिखना, परसेंटेज वाला मैटर। अब हम ए न्यूज़पेपर के बारे में सोचेंगे तो ये कितना बताता है, 25 लिख देंगे। बी के बारे में सोचेंगे तो ये हम 20 दे देंगे।
एंड ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो हम ये 8 कर देंगे। पहले हम इतना वेन डायग्राम में अपना सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद की बात कुछ आगे देखते हैं। चलिए बेटा देख लेते हैं यहाँ क्या होता है। ये ए रहा, ये बी रहा, ए एंड बी। यहाँ पर कितने पर्सन है? 8 है। इधर 25 है तो ये कितने हो गए? 17। दूसरी तरफ 20 है तो ये कितने हो गए? 12। अब देखिए ओनली ए वालों में 30% जो है वो देखते हैं एडवर्टीज़मेंट। इसमें जो है केवल हमारे कितने परसेंट देखते हैं एडवर्टीज़मेंट? 40%। और इसमें कितने देखते हैं? इसमें देखते हैं हमारे 50% एडवर्टीज़मेंट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए जो एडवर्टीज़मेंट देखते हैं। रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है तो अब तो एक ही लाइन में काम हो जाएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज 30% ऑफ 17 एंड 50% ऑफ 8 प्लस 40% ऑफ 12। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। इसका हो जाएगा 5.1, इसका कितना हो जाएगा? 8% 4 सीधा सीधा, और इसका हो जाएगा 4.8। तो ऐड करो भाई, 4 और 4 8 और 5 13। तो ये 13.9% ऐसी पॉपुलेशन है जो एडवर्टीज़मेंट को देखती है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। तो बेटा आज हम 10 क्वेश्चन ही रखना चाहते हैं, बहुत हो गए हैं। एक 11th स्टार्टिंग है, थोड़ा बच्चा प्रॉब्लम फेस कर सकता है, तो इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट में जब आपका टाइम फरवरी या मार्च होगा तब देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई हो रही होगी। अभी तो हमने कोशिश की है कि कम से कम दूसरे टॉपिक का इंटरफेरेंस हो यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ आपको सरप्राइजिंग क्वेश्चन देंगे, उसको हमने फुलफ़िल किया है। अब बारी आपकी है, आपको अच्छा अपने आप को स्टूडेंट साबित करना है। थैंक यू बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।